हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोर्स कोड BCOC 133 दैट इज बिजनेस लॉ का यूनिट 1। टॉपिक इज essentials of a contract. And guys, if you find my content knowledgeable and if it helps you, then please subscribe to my channel and share it with your friends and other students as well. So let's start unit 1. Our first topic is what is law. First of all, let's understand meaning of law. Law means a set of rules. ये rules गवर्नमेंट बनाती है और एनफोर्स भी करती है। मीन्स ये रूल सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते बल्कि उन्हें फॉलो करना सबके लिए कंपल्सरी होता है। सोचो अगर ट्रैफिक सिग्नल का रूल सिर्फ रिटन में हो पर कोई उसे फॉलो ना करे तो क्या होगा? एक्सीडेंट, क्योस और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा रोड्स पर। इसीलिए लॉ का पर्पस होता है लोगों का बिहेवियर गाइड करना एंड सोसाइटी में जस्टिस, पीस एंड सेफ्टी लाना। तो रिमेंबर, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू गाइड पीपल्स बिहेवियर। जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही सोसाइटी में लॉ होता है सब लोगों के लिए। अब क्वेश्चन आता है, जब लोग समझदार होते हैं तो लॉ की क्या जरूरत? Why do we need law? Understand this, students. No civilized society can exist without law. सोचिए एक ऐसी जगह जहां कोई रूल ही ना हो, कोई किसी की प्रॉपर्टी छीन ले, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, किसी को मार दे और उसको कोई पनिशमेंट ही ना मिले। ऐसी सोसाइटी में कोई सेफ फील करेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। तो लॉ इंश्योर करता है पीस एंड डिसिप्लिन हो, हर किसी का राइट प्रोटेक्ट हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें एंड कॉन्ट्रैक्ट्स या अग्रीमेंट्स को लीगली एनफोर्स किया जा सके। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है और जब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है जहां गवर्नमेंट लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है, तो उस सोसाइटी में लॉ का रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है लॉ हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, इट प्रोटेक्ट्स पीपल्स प्रॉपर्टी एंड अग्रीमेंट्स। तो एक वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी के लिए लॉ इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नीड। लॉज को लेकर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हमें लॉ के बारे में पता ही ना हो तो, या फिर हमें तो इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था। एक इम्पॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मीन्स अगर आप रूल नहीं जानते तो भी आपको पनिश किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल करता है और टीसी उसे पकड़ ले, तो वो पर्सन अगर बोले कि मुझे रूल नहीं पता था कि टिकट लेना जरूरी है, तो क्या वो उसे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। उस पर पेनल्टी लगेगी, शायद फाइन भी भरना पड़े। बिकॉज लॉ तो सबके लिए इक्वल है, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना हो। इसीलिए हमें अपनी कंट्री के लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लॉ नहीं जानते तो आप गलती भी कर सकते हो और उसका रिजल्ट हो सकता है फाइन, पनिशमेंट या लीगल ट्रबल। सो रिमेंबर, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अवॉइड पनिशमेंट, वी मस्ट नो द लॉज दैट अप्लाई टू अस। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ स्पेशली बाय टू ग्रेट स्कॉलर्स, ब्लैकस्टोन एंड सैलमन। ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग, लॉ इज अ रूल ऑफ सिविल कंडक्ट, विच मीन्स लॉ एक ऐसा रूल है जो लोगों के सिविल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। यानी हम सोसाइटी में कैसे बिहेव करें, उसके रूल्स लॉ के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। देन इट सेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। यहाँ सुप्रीम पावर का मतलब है गवर्नमेंट या स्टेट। तो लॉ कौन बनाता है बताओ? स्टेट बनाता है, यानी जो गवर्नमेंट होती है। और जब स्टेट किसी रूल को प्रिस्क्राइब करता है, मतलब वो उस रूल को सबके लिए बाइंडिंग बना देता है। ये रूल्स ऐसे नहीं होते जो सिर्फ सजेस्टिव होते हैं, ये कंपल्सरी होते हैं। देन नेक्स्ट लाइन बहुत पावरफुल है, विच सेज कमांडिंग व्हाट इज राइट एंड प्रोहिबिटिंग व्हाट इज रॉन्ग। दैट मीन्स लॉ का काम है जो सही है उसे करने की कमांड देना और जो गलत है उसे रोकना। अगर कोई एक्शन एथिकल एंड फेयर है तो लॉ उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर कोई एक्शन अनफेयर, वायलेंट या हार्मफुल है तो लॉ उसे प्रोहिबिट करेगा। सो इन शॉर्ट,
लॉ गाइड करता है राइट बिहेवियर को एंड स्टॉप करता है रॉन्ग एक्शंस को। अब बात करते हैं सैलमन की डेफिनेशन की। ही सेज लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। दैट मीन्स लॉ सिर्फ एक रूल नहीं होता बल्कि प्रिंसिपल्स का एक कंप्लीट सेट होता है। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है और किस बेसिस पर जस्टिस दिया जाएगा। देन रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, लॉ तभी लॉ होता है जब उसे स्टेट रिकग्नाइज करे और अप्लाई करे। अगर कोई रूल रिटन में हो लेकिन गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट ही ना करे तो वो लॉ नहीं कहलाता। तो लॉ वही होता है जिसे स्टेट रिकग्निशन देती है एंड स्टेट के कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज उसे अप्लाई करते हैं। एंड फाइनली सैलमन लॉ का पर्पस बताते हुए कहते हैं कि इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मीन्स टू एंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी। लॉ बनाने का मेन पर्पस है कि लोगों के बीच फेयरनेस एंड इक्वालिटी बनाई जा सके। कोर्ट्स लॉ का यूज करते हैं जस्टिस डिलीवर करने के लिए, जिसमें क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलती है और विक्टिम्स को प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोनों डेफिनेशंस का एक कॉमन मैसेज है, लॉ एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं। लॉ बनाते हैं स्टेट और वही उसे एनफोर्स भी करते हैं। लॉ का गोल होता है लोगों के एक्शंस को रेगुलेट करना एंड अल्टीमेटली लॉ का पर्पस है सोसाइटी में हार्मनी, पीस एंड जस्टिस को मेंटेन करना। अब बात करते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ लॉ। देखिए, सोसाइटी एक फिक्स्ड चीज नहीं है। टाइम के साथ लोगों की नीड्स, उनके वैल्यूज और उनके प्रॉब्लम्स सब कुछ चेंज होता रहता है। जैसे पहले लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, अब ऑनलाइन पेमेंट्स। पहले प्रॉपर्टी सिर्फ फिजिकल होती थी, अब डिजिटल प्रॉपर्टी भी होती है। पहले सिर्फ मेल आता था, अब ईमेल, साइबर कम्युनिकेशन, एआई सब कुछ है। जब सोसाइटी चेंज होती है तो लॉ भी चेंज करना पड़ता है, वरना वो आउटडेटेड हो जाएगा। इसीलिए न्यू लॉज बनाए जाते हैं, जैसे साइबर क्राइम के लिए, ई कॉमर्स के रूल्स के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन प्रोटेक्शन लॉज। तो लॉ इज डायनेमिक, इट चेंजेस एज पर द चेंजिंग वैल्यूज एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है लॉ का कि वो रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है, सो दैट सोसाइटी के साथ चल सके। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ लॉ की। लॉ कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें अलग अलग टाइप्स के लॉज होते हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ, ये लॉ डिफरेंट कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को गवर्न करते हैं, जैसे ट्रेड अग्रीमेंट्स, ह्यूमन राइट्स, वॉर रूल्स। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये लॉ डिफाइन करता है कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। देन क्रिमिनल लॉ, ये लॉ उन एक्शंस के अगेंस्ट होता है जो सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं, जैसे मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग। देन सिविल लॉ, ये लॉ प्राइवेट मैटर्स के लिए होता है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, डिवोर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें जनरली डैमेजेस या कंपनसेशन दिया जाता है। लॉ की और भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, टैक्स लॉ, फैमिली लॉ। तो एवरी ब्रांच ऑफ लॉ डील्स विद अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब आते हैं अपने कोर टॉपिक पर, दैट इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ को मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ उन लोगों पर अप्लाई होता है जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बिजनेस लॉ प्रोटेक्ट्स एंड रेगुलेट्स कमर्शियल रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। ये लॉ इंश्योर करता है कि बिजनेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और किसी का लॉस ना हो ड्यू टू फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिसेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ। पहले ये समझना जरूरी है कि लॉ के दो मेजर टाइप्स होते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ डील करता है क्राइम से, जैसे थेफ्ट, मर्डर, फ्रॉड। सिविल लॉ डील करता है प्राइवेट राइट्स एंड ड्यूटीज से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स। तो बिजनेस लॉ सिविल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड डीलिंग्स को रेगुलेट करता है। जब कोई पर्सन बिजनेस करता है, गुड्स सेल करता है, सर्विसेज देता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो उस बिजनेस को कौन से रूल्स एंड लॉज फॉलो करने चाहिए, ये सब बिजनेस लॉ डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ 50,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और मिस्टर बी डिलीवरी के बाद पेमेंट नहीं करता, तो क्या मिस्टर ए कुछ कर सकता है? डेफिनेटली यस, कर सकता है वो। मिस्टर ए बिजनेस लॉ के अंडर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट लीगल था। So business law protects the rights of businessmen, it ensures fair dealings, it reduces disputes. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लीगल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। बिजनेस लॉ अपने अंडर डिफरेंट एरियाज को कवर करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मींस अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच कोई लीगल अग्रीमेंट होता है तो उसको रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। देन पार्टनरशिप्स, जब दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका रिलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है। देन कंपनीज, कंपनी बनाना, उसका रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टर्स के नाम, शेयर होल्डर्स के राइट्स, ये सब कंपनी लॉ के अंडर आता है। देन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मनी ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, जैसे चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर आते हैं। देन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन सब के भी लीगल रेगुलेशंस हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह और उससे रिलेटेड रिस्क को रेगुलेट करता है ये एक्ट। देन आर्बिट्रेशन, अगर दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट हो जाए और वो कोर्ट ना जाकर किसी थर्ड पार्टी से सॉल्यूशन चाहें तो उस प्रोसेस को कहते हैं आर्बिट्रेशन। ये क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इंडिया में बिजनेस लॉ का जो फाउंडेशन है वो ओरिजिनली इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से लिया गया था। जब ब्रिटिश रूल था तब इंडिया में इंग्लिश लॉज अप्लाई होते थे, लेकिन बाद में उन लॉज को इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो इंडियन बिजनेस लॉ एक कॉम्बिनेशन है इंग्लिश लॉ का प्लस इंडियन वैल्यूज एंड नीड्स का। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया। सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ मीन्स वो जगह या बेस जहां से हमारे बिजनेस रिलेटेड लॉज का डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट इज इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, ये सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ एक ऐसा सिस्टम था जो इंग्लैंड के बिजनेसमैन के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस पर बेस्ड था। इनिशियली ये लॉ रिटन में नहीं थे, ये लॉ ट्रेडिशन एंड कस्टम से बने, मींस बिजनेसमैन के बीच जो कॉमन प्रैक्टिसेस थी वही धीरे धीरे लॉ बन गई और कोर्ट्स ने उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कोर्ट्स जब सिमिलर केसेस डिसाइड करते हैं तो उनके डिसीजंस को प्रेसिडेंट्स कहते हैं। कोर्ट्स ने बोला पिछले केस में हमने ऐसा किया था तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो इस तरह इंग्लैंड के बिजनेसमैन ने जो ट्रेडिशंस एंड कस्टम स्टार्ट की वो धीरे धीरे लॉ बन गई, इसीलिए इसे कॉमन लॉ भी कहते हैं। आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कई प्रिंसिपल्स इंग्लिश कॉमन लॉ से इंस्पायर्ड हैं। तो पहला सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया है इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। सेकंड सोर्स है इंडियन स्टैच्यू लॉ। इंडियन स्टैच्यू लॉ इंडिया में बिजनेस लॉ का सबसे मेजर सोर्स है। स्टैच्यू लॉ वो होता है जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, रिटन फॉर्म में हो एंड ऑफिशियली एनफोर्सेबल हो। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बिजनेस का फाउंडेशन है, सब कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स इसमें दिए गए हैं। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जब गुड्स की बाइंग सेलिंग होती है उसके लीगल रूल्स इसमें होते हैं। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो ये एक्ट अप्लाई होता है। देन वी हैव कंपनीज एक्ट 2013, ये रेगुलेट करता है कंपनी का फॉर्मेशन, वर्किंग, उसकी मैनेजमेंट। देन अनदर वन इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जैसे चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए ये लॉ है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। देन वी हैव SCBI एक्ट 1992, ये स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स एंड साइबर ट्रांजैक्शंस के रूल्स के लिए है।
तो इंडियन स्टैट्यूट लॉ इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न बिजनेस लॉ इन इंडिया. नाउ द थर्ड सोर्स इज जुडिशियल डिसीजंस, दैट इज केस लॉ. जब कोई लॉ क्लियर नहीं होता या कोई स्पेशल सिचुएशन होती है तो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि क्या सही है. ये जो डिसीजंस कोर्ट्स लेते हैं उन्हें कहते हैं केस लॉ या प्रेसिडेंट. अगर एक नया केस आता है, जैसा सिमिलर केस कभी पास्ट में डिसाइड हो चुका हो, तो जज पहले के डिसीजन को बेस बनाकर सेम वे में डिसीजन दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नए डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई लॉ नहीं है तो जज कह सकता है प्रीवियस कोर्ट ने इस सिचुएशन में क्या डिसीजन दिया था, लेट्स फॉलो दैट. इवन इंग्लिश कोर्ट के डिसीजंस भी कभी कभी इंडियन कोर्ट्स रेफर करते हैं. देन अनदर सोर्स इज कस्टम्स एंड यूजेजेस. कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स में आज भी कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है. मीन्स लोकल या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेडिशंस जो टाइम के साथ फॉलो किए जा रहे हैं आज भी. अगर कोई कस्टम रीजनेबल है, वेल नोन है और किसी रिटन लॉ के अगेंस्ट नहीं है तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रीजन में एक कस्टम हो कि पेमेंट 30 डेज के अंदर ही होगा गुड्स डिलीवरी के बाद, और सब ट्रेडर्स उस रूल को फॉलो करते हैं, तो इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा नहीं गया हो फिर भी वो कस्टम एप्लीकेबल हो सकता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट दोनों ही वैलिड कस्टम्स को एक्सेप्ट करते हैं अगर वो फेयर हो. तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इंडिया में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सोचो, अगर बिजनेस में कोई एक दूसरे से प्रॉमिस करे, जैसे एक ने बोला मैं 100 बैग्स ऑफ राइस कल डिलीवर करूंगा, दूसरे ने बोला मैं 50,000 रुपीज कल पेमेंट कर दूंगा, तो क्या ये प्रोमिसेस जस्ट कैजुअल बातें हैं? नो. अगर ये प्रोमिसेस लीगली एनफोर्सेबल हो जाएं तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें बताता है कि कब एक प्रॉमिस लीगली वैलिड बन जाता है और अगर प्रॉमिस तोड़ा गया तो क्या रेमेडी मिल सकती है. That's why we say law of contract is the foundation of business law in India. Law of contract, Indian Contract Act 1872 में रिटन है, जिसमें इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सभी बेसिक रूल्स को डिफाइन किया गया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ईयर 1872 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर बनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये लॉ हर बिजनेस डील का लीगल बैकबोन है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स को कवर करता है. ये पार्ट बताता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्लियर होनी चाहिए, कंसिडरेशन मीन समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए. ये सब जनरल रूल्स हर कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो या पर्सनल अग्रीमेंट का. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जब एक पर्सन लॉस होने पर दूसरे से प्रोटेक्शन मांगता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब कोई तीसरा पर्सन श्योरिटी देता है कि अगर पार्टी फेल हो गई तो मैं पे करूंगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स टेम्परेरीली देती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोक रूम. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जब गुड्स सिक्योरिटी की फॉर्म में दिए जाते हैं. देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जब एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पर काम करता है, जैसे एजेंट फॉर अ कंपनी. स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप काफी ज्यादा ब्रॉड था. ये एक्ट इंक्लूड करता था सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स को भी. लेकिन 1930 में सेल ऑफ गुड्स के लॉस को अलग करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया गया एंड 1932 में पार्टनरशिप रिलेटेड रूल्स को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में शिफ्ट कर दिया गया. तो अब ये दोनों सेपरेट एक्ट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट थे. आज भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कॉन्सेप्ट और लॉज में भी दिखाई देता है, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 या इंश्योरेंस लॉज, कैरेज ऑफ गुड्स लॉज. ये सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट्स होते हैं,
बट इनके लिए स्पेशलाइज्ड लॉज बनाए गए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। बट एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जो लॉ के अंडर एनफोर्स हो सकता है। मींस एक पार्टी को राइट मिलता है और दूसरी पार्टी के ऊपर लीगल ड्यूटी होती है वो काम करने या ना करने की। कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझते हैं। According to Salmon, a contract is an agreement creating and defining the obligation between parties. Means contract वो agreement है जो दोनों parties के rights and duties को define करता है। एक पार्टी को कुछ मिलता है मीन्स उसके rights और दूसरी पार्टी को कुछ करना पड़ता है मीन्स उसकी duty. According to Sir William Manson, a contract is an agreement enforceable at law made between two or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of others, which means कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लोगों को राइट्स मिलते हैं और कुछ लोगों की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज होती हैं। And according to Sir Frederick Pollock, every agreement and promise enforceable at law is a contract, which means कोई भी promise या agreement जो कोर्ट में enforce हो सकता है वो contract बन जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वन इज द अग्रीमेंट, सेकंड इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट मीन्स दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली कुछ डिसाइड किया। एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स अगर कोई प्रॉमिस तोड़ा गया तो कोर्ट उसको एनफोर्स कर सकता है। अगर ये दोनों पार्ट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन दोनों पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। मीन्स अग्रीमेंट तब बनता है जब एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। सो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, रमेश के पास एक स्कूटर है, वो शाम से कहता है मैं अपना स्कूटर 20,000 रुपीज में सेल करना चाहता हूँ। ये तो हुआ ऑफर। शाम कहता है ठीक है मैं 20,000 रुपीज में परचेज करने के लिए रेडी हूँ। तो ये हो गई एक्सेप्टेंस। अब जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन गया, और ये प्रॉमिस जब दोनों तरफ से किया गया हो दैट मीन्स कंसिडरेशन के साथ, तो वो बन गया अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज एटलीस्ट टू पार्टीज। एक पर्सन ऑफर देता है, दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। कोई भी इंसान अपने आप से अग्रीमेंट नहीं कर सकता, राइट? दूसरी रिक्वायरमेंट है कंसेंसस एड आइडम। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है agreement of minds, means same understanding. For example, मिस्टर ए के पास 2 हाउसेस हैं, एक हाउस साउथ दिल्ली में और दूसरा हाउस नॉर्थ दिल्ली में। अब मिस्टर ए ऑफर करता है मिस्टर बी को कि मैं अपना नॉर्थ दिल्ली वाला हाउस 50 लाख रुपीस में सेल कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर बी ये समझता है कि मिस्टर ए साउथ दिल्ली वाला हाउस सेल कर रहा है और वो उसी के लिए हाँ करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए सोच रहा था नॉर्थ दिल्ली हाउस, बी ने सोचा साउथ दिल्ली हाउस। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है, इसीलिए ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कंसेंसस एड आइडम नहीं है। मींस दोनों का माइंड सेम पेज पर नहीं था। अग्रीमेंट तभी वैलिड होता है जब दोनों पार्टी सेम चीज के लिए सेम इंटेंशन से क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ अग्री करें। ओके, सो अग्रीमेंट इज नॉट ओनली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट इज ऑफर तो है प्लस एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन विद सेम अंडरस्टैंडिंग। ओके, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, वी ऑलरेडी स्टडीड। फर्स्ट इज अग्रीमेंट एंड सेकंड इज enforceable by law, that means legal obligation. So in an agreement, legal obligation means ऐसा agreement जो law के अंदर enforceable हो, यानी अगर कोई अपनी बात से मुकर जाए तो आप कोर्ट जाकर जस्टिस डिमांड कर सको।
अगर अग्रीमेंट सिर्फ यारी दोस्ती के बेसिस पर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। दैट मीन्स सोशल, मोरल एंड रिलीजियस अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करते। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो संडे को पिकनिक जाएंगे। अब मान लो किसी रीजन से ए नहीं आ पाता, तो उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया। तो क्या बी इस बात को लेकर कोर्ट जा सकता है कि ए ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया? नो, बिकॉज ये सिर्फ एक सोशल अग्रीमेंट था, दोस्ती के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। ऐसा अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। इसी तरह अगर किसी ने कहा मैं कल लंच पर तुम्हारे घर आऊंगा और वो नहीं आया, तो आप उसको सू नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज ये मोरल या सोशल ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी नहीं थी। तो टू कंक्लूड, सोशल, मोरल, रिलीजियस अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। वो किसी भी तरह का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। इसीलिए ऐसे अग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। तो जब तक कोई अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। अब चलिए बात करते हैं बिजनेस वर्ल्ड की। एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश अग्रीज टू सेल ए स्कूटर टू सुरेश फॉर 20,000 रुपीज। सुरेश अग्रीज टू बाय। ये एक सीरियस कमर्शियल अग्रीमेंट है। यहाँ दोनों पार्टीज के क्लियर इंटेंशन है कि अगर कोई भी अपना प्रॉमिस ब्रेक करता है तो दूसरा कोर्ट जाकर एक्शन ले सकता है। तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि बिजनेस अग्रीमेंट्स में पार्टीज लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर बाकी के सभी एलिमेंट्स भी सेटिस्फाई होते हों तो। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या हर लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है? नो, हर लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस ऐसे होते हैं जो किसी अग्रीमेंट से नहीं बनते, फिर भी वो लॉ के अंडर एनफोर्सेबल होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो भी लॉ के अंडर एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात करते हैं रॉन्गफुल एक्ट्स की, जैसे थेफ्ट या हार्म। सपोज रमेश ब्रेक्स सुरेश विंडो बाय थ्रोइंग अ स्टोन। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। रमेश को सुरेश को कंपेंसेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये अग्रीमेंट से बना था? नो, सुरेश ने रमेश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। तो ये ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लॉ की जनरल ड्यूटी से आया है। देन सेकंड इज कोर्ट ऑर्डर्स या जजमेंट्स। कोर्ट अगर किसी को ऑर्डर देता है, फॉर एग्जाम्पल पे 1 लाख रुपीज इन कंपेंसेशन, तो वो भी एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन अगेन ये अग्रीमेंट से नहीं आया, ये कोर्ट के जजमेंट से आया है। सो अगेन नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ऑब्लिगेशन है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। थर्ड इज फैमिली रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिज चाइल्ड। ये भी एक लीगल ड्यूटी है, कोर्ट एनफोर्स कर सकता है फॉर मेंटेनेंस, केयर। लेकिन क्या ये कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। दिस इज अ पर्सनल लीगल ऑब्लिगेशन नॉट बेस्ड ऑन अग्रीमेंट, सो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स याद रखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव लीगल ऑब्लिगेशंस बट नॉट ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सैलमन ने एक लाइन में ये बात क्लियर की है। ही सेड law of contract deals only with those legal obligations which are created through agreements. तो अगर लीगल ड्यूटी अग्रीमेंट से बनी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर लीगल ड्यूटी किसी और सोर्स से बनी है, जैसे कि रॉन्गफुल एक्ट, कोर्ट जजमेंट या रिलेशनशिप, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आई थिंक अब तक हमें समझ आ गया होगा कि अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, बट जस्ट अ रिकैप अगेन। जब एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है तो अग्रीमेंट बनता है। लेकिन यही अग्रीमेंट जब लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल हो जाता है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मीन्स अगर उस अग्रीमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन लिया जा सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देन सेकेंड डिफरेंस इज, अगर अग्रीमेंट सोशल या मोरल प्रोमिसेस के बेसिस पर है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पार्टीज के बीच लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। थर्ड डिफरेंस इज, एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कि सोशल या मोरल प्रोमिसेस पर किए गए अग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा अग्रीमेंट्स होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreement. Fourth difference is, an agreement is not always final or binding. Means agreement का nature non binding भी हो सकता है, जैसे फ्रेंड्स के बीच informal promise.
आप कह सकते हो मैं कल तुम्हें 500 रुपीज दे दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं देते तो भी आप बाउंड नहीं हो देने के लिए, बिकॉज ये एक यारी दोस्ती वाला प्रॉमिस था। पर अगर कोई रिटर्न अग्रीमेंट है वैलिड कंडीशंस के साथ तो वो बाइंडिंग होता है। मीन्स अगर प्रॉमिस ब्रेक किया तो आप कोर्ट जा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दोनों पार्टीज के लिए बाइंडिंग होता है। मीन्स दोनों पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधी होती हैं। Now our next topic is classification of contracts. Now we will study कि contracts कितने types के हो सकते हैं और किस बेस पर उनका classification किया जाता है। Contracts का classification basically 3 basis पर किया जाता है, on the basis of creation, on the basis of execution and on the basis of enforceability. So let's first discuss classification of contracts on the basis of creation. क्रिएशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को क्लियरली एक्सप्रेस करती हैं, या तो वर्बली या फिर इन राइटिंग। So an express contract is one in which the terms of the agreement जैसे offer and acceptance are clearly communicated either verbally or in writing. रिटर्न एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल समझते हैं। ए राइट्स टू बी, आई ऑफर टू सेल माई कार फॉर 30,000 रुपीज। बी राइट्स बैक, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। दिस इज अ रिटर्न एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज सब कुछ रिटर्न में हुआ, ऑफर भी रिटर्न में दिया गया एंड एक्सेप्टेंस भी। अब बात करते हैं ओरल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। ए एक स्कूटर मैकेनिक के पास जाता है और कहता है मेरा स्कूटर रिपेयर कर दो। मैकेनिक कहता है ठीक है, कल तक रेडी हो जाएगा। ए ने रिपेयर का अमाउंट पूछा, बी ने आंसर किया कि 5,000 रुपीज लगेंगे। बी यस बोल देता है। तो ये हुआ ओरल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बात दोनों ने वर्बली की। सो जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन राइटिंग या वर्बली क्लियरली एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज यहाँ वर्ड्स का यूज नहीं होता। An implied contract is one that is not created by words but is understood from the actions, conduct or circumstances of the parties. Means parties के behavior ही इतना clear होता है कि contract समझ आ जाता है बिना कुछ कहे। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन गए और एक कुली आपका सामान उठा लेता है, आप कुछ नहीं बोलते, मीन्स अलाउ करते हो, तो ये समझा जाता है कि आप अग्री हो उसकी सर्विस के लिए और उसके बदले में आप उसको पे करोगे। सो दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन कंडक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप बस में चढ़ जाते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, कोई बात नहीं होती, लेकिन ये मान लिया जाता है कि आप बस सर्विस के लिए अग्री हो और फेयर पे करोगे, राइट? अगेन दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर के बेसिस पर। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में लॉ प्रिज्यूम करता है बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड कंडक्ट इवन विदाउट वर्ड्स। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की विच इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा यूनिक है, ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर फिर भी लॉ पार्टीज पर एक लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। A quasi-contract is not made by offer and acceptance but is a legal obligation created by law to prevent one party from being unjustly enriched at the expense of another. Means अगर एक पार्टी बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी दूसरी पार्टी का बेनिफिट ले लेती है तो लॉ कहता है ऐसा नहीं चलेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर बाय मिस्टेक अपने गुड्स की डिलीवरी बी के घर भेज देता है। बी उन गुड्स को यूज करता है या उन्हें सेल कर देता है। अब बी ने कुछ अग्री नहीं किया था बट लॉ कहता है तुमने यूज किया है तो पे करना पड़ेगा। ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ क्रिएट करता है टू अवॉइड अनफेयर एडवांटेज। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 68 to 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है या कितना पेंडिंग है, उस बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। एग्जीक्यूशन मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस या ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एग्जीक्यूशन। इस बेस पर कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है डन,
कंप्लीटेड या फुलफिल्ड। तो अगर दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस कंप्लीट कर दिए हैं, मींस कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली परफॉर्म्ड हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को एक बुक 50 रुपीज में सेल करने का प्रॉमिस किया। ए ने बुक दे दी, बी ने 50 रुपीज दे दिए, दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है, इसलिए ये है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक और सिंपल एग्जांपल लो। तुमने अमेज़न से फोन ऑर्डर किया, तुमने पैसे दे दिए और उन्होंने फोन डिलीवर कर दिया, डील डन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है स्टिल पेंडिंग, यानी अभी भी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए हैं। मींस कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, लेकिन अभी तक दोनों पार्टीज ने अपने काम कंप्लीट नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बुक सेल करने का प्रॉमिस किया 50 रुपीज में, लेकिन अभी तक ना ए ने बुक दी और ना ही बी ने पेमेंट की। दोनों साइड से काम पेंडिंग है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एग्जीक्यूटरी है, मीन्स ये अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और पेमेंट मंथली बेसिस पर होने वाली है। आपने पहली पेमेंट कर दी, लेकिन कोर्स 6 मंथ्स का है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता और पेमेंट्स पूरी नहीं होती, तब तक ये एग्जीक्यूटरी माना जाएगा। कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां एक पार्टी अपना काम कंप्लीट कर देती है, लेकिन दूसरी पार्टी का काम अभी पेंडिंग होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। जब हम किसी से कोई सर्विस ले लेते हैं लेकिन पेमेंट बाद में करते हैं, या कभी हम पहले पेमेंट कर देते हैं लेकिन सर्विस या प्रोडक्ट थोड़ी देर बाद मिलता है, तो ये जो टाइम गैप होता है बिटवीन द टू पार्टीज परफॉर्मिंग देयर ऑब्लिगेशंस, वही सिचुएशन होती है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी की। पार्टली एग्जीक्यूटेड मींस किसी एक ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है। पार्टली एग्जीक्यूटरी मींस दूसरी पार्टी की तरफ से काम पेंडिंग है। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल। ए ने बी को एक बुक 50 रुपीज में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, ए ने बुक बी को डिलीवर कर दी, लेकिन बी ने अभी तक पेमेंट नहीं की। तो इस सिचुएशन में ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, बिकॉज उसने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया। लेकिन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी है, बिकॉज उसका प्रॉमिस मींस पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। इसीलिए ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एक और क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग होता है, दूसरी पार्टी ऑलरेडी अपना पार्ट कंप्लीट कर चुकी होती है। फॉर एग्जांपल, ए ने बस टिकट परचेज की, उसने अपना काम कर दिया, पेमेंट कर दिया, अब बस कंपनी का काम बाकी है, सर्विस देना, मींस ए को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो यहाँ ए का रोल कंप्लीट हो गया, अब बस सर्विस प्रोवाइडर का रोल पेंडिंग है। यही होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफ से काम हो चुका, दूसरी तरफ से होना बाकी है। अब बात करते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं और दोनों पार्टीज अपने प्रॉमिसेस फ्यूचर में कंप्लीट करने वाली होती हैं। दैट मींस बोथ पार्टीज हैव सम ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इन फ्यूचर। लेट्स से ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट संडे उसे अपना लैपटॉप 20,000 रुपीज में सेल कर देगा। बी ने प्रॉमिस किया कि वो संडे को 20,000 रुपीज की पेमेंट कर देगा। अब यहाँ दोनों ने प्रॉमिस किया है, दोनों का काम अभी पेंडिंग है और दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस फ्यूचर में ड्यू है, तो ये हुआ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्स करना मीन्स किसी चीज को लीगली अप्लाई करना या कोर्ट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो जब हम कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में ले जाकर एनफोर्स कर सकती है। तो बेस्ड ऑन वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स बाय लॉ और नॉट, कॉन्ट्रैक्ट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract, fourth is illegal contract या agreement, then fifth is unenforceable contract. तो first is valid contract. जब हम valid contract की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लीगली एनफोर्सेबल होता है और जिस एग्रीमेंट में सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मीन्स एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है बी से, मैं अपनी बाइक 10,000 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ। बी कहता है ठीक है, मैं लेने को रेडी हूँ। तो ये हुआ प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लीगल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कुछ वैल्यूएबल एक्सचेंज, जैसे पैसे का एक्सचेंज, गुड्स का, सर्विस का। तो प्रीवियस एग्जांपल में ए बाइक देता है और बी 10,000 रुपीज देता है। दोनों साइड से कुछ ना कुछ मिलता है, सो दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन। देन द थर्ड इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए एंड डिसक्वालिफाइड पर्सन्स नहीं होने चाहिए। अगर एक पार्टी भी माइनर है या अनसाउंड माइंड में है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। देन अनदर इज फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में बिना किसी फोर्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस से अग्रीमेंट में एंटर हुए हैं। अगर किसी ने जबरदस्ती हाँ बोला या झूठ बोला गया हो साइन करवाने के लिए तो कंसेंट फ्री नहीं है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। देन लीगल ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस भी लीगल होना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल काम के लिए हो, जैसे वेपन्स की स्मगलिंग, तो चाहे सारी चीज़ें फुलफिल हों लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अग्रीमेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा प्रॉमिस होता है जो कोर्ट के सामने एनफोर्स किया जा सकता है जब सारी लीगल कंडीशंस पूरी होती हैं। अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2J में मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है, मींस लीगली एनफोर्सेबल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। अब समझते हैं कि ऐसी कौन सी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है। फर्स्ट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाए तो वो वॉइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू मैरी बी, लेकिन बाद में बी की डेथ हो जाती है। इस सिचुएशन में मैरिज का प्रॉमिस वॉइड हो गया। देन सेकेंड, चेंज इन लॉ। अगर कोई ऐसा लॉ आ जाए जो कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट को इलीगल बना दे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री, बाद में गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, सो इट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ। Then any other legal reason after the contract was formed means loss of legal capacity. अगर पार्टी मेंटली अनसाउंड हो जाए या डेथ हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट। जब दो लोग मिलकर कोई अग्रीमेंट बनाते हैं लेकिन वो अग्रीमेंट कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता तो उसको हम कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही इलीगल या इनवैलिड होता है। इसको हम कहते हैं वॉइड अब इनिशियो, मीन्स स्टार्टिंग से ही वॉइड है ये। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है लेकिन बाद में किसी लीगल रीजन की वजह से एनफोर्सेबल नहीं रहता तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होता। अगर स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं है तो वो सिर्फ एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच साइन हो जाता है लेकिन एक पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था, यानी उस पार्टी ने अग्रीमेंट मजबूरी में, धोखे से या गलत इंफॉर्मेशन पर साइन किया, तो वो पार्टी डिसाइड कर सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकती अगर अग्रीव्ड पार्टी मना कर दे। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल।
So we can say that voidable contract is enforceable at the option of one party only, usually the aggrieved party. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है, लेकिन सिर्फ अफेक्टेड पार्टी के चॉइस पर, अगर वो कैंसिल करना चाहे तो। ये तब होता है जब कंसेंट के लिए फोर्स या थ्रेट का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया हो, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस किसी की पोजीशन का गलत यूज करके प्रेशर डालकर साइन करवाना, या फिर फ्रॉड मींस झूठ बोलकर या मिस रिप्रेजेंटेशन मींस गलत इंफॉर्मेशन देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए। अगर कंसेंट इन कंडीशंस में दी गई है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं होती और पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को धमकी दी, अगर तुम मुझे अपना स्कूटर 5000 रुपीज में सेल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब बी ऑब्वियसली डर के मारे हाँ बोल देता है। बी आउट ऑफ फियर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, मीन्स उसका कंसेंट फ्री नहीं है बिकॉज यहाँ थ्रेट का यूज हुआ है। इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। यहाँ बी के पास दो ऑप्शंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले एंड कंटिन्यू करे, या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे बिकॉज हिज कंसेंट वाज नॉट फ्री। लेकिन ए के पास ये पावर नहीं है। सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं था वो ही डिसीजन ले सकता है। अगर बी बाद में कुछ भी नहीं करता, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता और स्कूटर ए किसी और को गुड फेथ में सेल कर देता है, तो अब बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता बिकॉज थर्ड पार्टी बायर ने आइटम को बोनाफाइड परचेज किया, मीन्स वो बायर गलत नहीं था। अगर थर्ड पार्टी ने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके प्रॉपर्टी ले ली तो पहले वाली पार्टी मीन्स अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। और अगर अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है लेकिन उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई बेनिफिट ले लिया था, जैसे पैसे ले लिए या कुछ आइटम रिसीव किया, तो एज पर सेक्शन 64 उसको वो बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन कैंसिल इट। इस एग्जाम्पल में बी ने स्कूटर ए को दिया एंड रिटर्न में 5000 रुपीज लिए थे। बी बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है बिकॉज उसने डर से हाँ की थी। अब बी को 5000 रुपीज वापस देने पड़ेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली कैंसिल कर सकता है। सो ये होता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट जो सेक्शन 64 कहता है। So to summarize, voidable contract is valid until cancelled by aggrieved party. If that party waits too long, cancellation rights may be lost. If contract is cancelled after taking benefits, then those benefits must be returned. Only aggrieved party has power to cancel. Until cancellation, contract is treated as valid and binding. Now let's understand difference between void agreement and voidable contract. हमने दोनों के बारे में पढ़ा, so we know the differences. Just recap them. First difference is void agreement starting से ही invalid होता है, इसकी कोई legal value नहीं होती। लेकिन voidable contract starting में valid होता है लेकिन बाद में एक पार्टी चाहे तो under some circumstances उसको void बना सकती है। सेकेंड डिफरेंस इज अगर किसी अग्रीमेंट में कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है एक्सेप्ट फ्री कंसेंट, जैसे कि लॉफुल ऑब्जेक्ट मिसिंग है या कंसिडरेशन पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो वॉइड अग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं है, मींस कंसेंट थ्रेट अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। थर्ड डिफरेंस इज वॉइड अग्रीमेंट में किसी भी पार्टी के पास कोई भी लीगल राइट नहीं होता, इसलिए उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब तक अग्रीव्ड पार्टी कैंसिल नहीं करती तब तक कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है। मींस ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड माना जाता है जब तक पार्टी उसे वॉइड नहीं बनाती। अनदर डिफरेंस इज वॉइड अग्रीमेंट में थर्ड पार्टी को कोई राइट्स नहीं मिलते बिकॉज अग्रीमेंट लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ से पार्टिसिपेट किया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ था तो उसको वैलिड राइट्स मिलते हैं। अनदर डिफरेंस इज वॉइड अग्रीमेंट हमेशा वॉइड ही रहता है, इसमें टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर अग्रीव्ड पार्टी टाइमली एक्शन नहीं लेती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है
मीन्स कैंसिल करने का राइट एक्सपायर हो जाता है अगर टाइम पर यूज नहीं किया। देन द लास्ट वन इज वॉइड अग्रीमेंट। कभी लीगल कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, इसलिए इसमें कोई डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीव्ड पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था एटलीस्ट टेम्परेरीली, राइट। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता। अगर कोई अग्रीमेंट इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे ही कोई अग्रीमेंट इलीगल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल पर्पस के लिए बनता है वो एनफोर्सेबल ही नहीं होता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो करेक्ट लीगल टर्म है इलीगल अग्रीमेंट, नॉट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी इलीगल बन ही नहीं सकता। तो एक अग्रीमेंट बना जो इलीगल है तो दैट्स एन इलीगल अग्रीमेंट, राइट। इलीगल अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है जो लॉ के अंडर प्रोहिबिट है या जो किसी लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। अगर कोई अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या पर्पस अनलॉफुल है तो वो अग्रीमेंट इलीगल बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए ने बी को बोला मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा अगर तुम सी को मार दो, और बी मान गया, बी ने सी को मार दिया। लेकिन ए बी को पैसे देने से मना कर देता है। तो इस सिचुएशन में क्या कोर्ट बी को उसके पैसे दिलवाएगा? नहीं दिलवाएगा, बिकॉज ये अग्रीमेंट किलिंग के पर्पस से बनाया गया था और मर्डर तो इंडियन पीनल कोड के अंडर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मीन्स ये पूरा अग्रीमेंट इलीगल है और कोर्ट इसमें किसी की हेल्प नहीं करेगी। तो इवन इफ बी ने काम कर दिया हो वो पैसे लीगली क्लेम नहीं कर सकता। सो इलीगल अग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लीगल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ये अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अगर इलीगल अग्रीमेंट के बेस पर कोई लॉस हो गया तो उसके लिए कंपेंसेशन भी नहीं मिलता। और अगर कोई थर्ड पार्टी भी इनडायरेक्टली इस अग्रीमेंट से लिंक्ड हो तो वो भी लॉ के प्रोटेक्शन में नहीं आती। Now let's understand difference between illegal agreement and void agreement. Void agreement एक ऐसा agreement जो law के according valid नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो illegal है। लेकिन illegal agreement एक ऐसा agreement जो law के against होता है या जिसका object या purpose unlawful होता है। So always remember guys, all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. Okay, for example, सपोज ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट किया लेकिन बी एक माइनर है। नाउ यू नो अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड, लेकिन क्या ये इलीगल है? नो, बिकॉज माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अनलॉफुल नहीं है, बस लॉ कहता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो इट्स वॉइड बट इट्स नॉट इलीगल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा अगर तुम किसी को मार दो। बी मान गया। ये अग्रीमेंट किस चीज के लिए बना? मर्डर के लिए, विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी। सो ये अग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज इट हैज नो लीगल वैल्यू, एंड ये इलीगल भी है बिकॉज इसका पर्पस अनलॉफुल है। सो एवरी इलीगल अग्रीमेंट इज ऑटोमेटिकली वॉइड, लेकिन हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। अब बात करते हैं कोलेटरल अग्रीमेंट्स की। कोलेटरल मीन्स साइड अग्रीमेंट्स, यानी किसी मेन अग्रीमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया गया दूसरा अग्रीमेंट। अगर मेन अग्रीमेंट इलीगल है तो कोलेटरल अग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मर्डर करने के लिए 10,000 रुपीज देने का इलीगल अग्रीमेंट किया। बी को पेमेंट करने के लिए ए ने डी से 10,000 रुपीज का लोन लिया। अब आप सोचो, डी तो सिर्फ लोन दे रहा है, तो क्या उसका लोन वैलिड होगा? नहीं होगा। इवन कोलेटरल अग्रीमेंट विद डी इज वॉइड बिकॉज वो एक इलीगल पर्पस के सपोर्ट में था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए किसी से बैटिंग में 10,000 रुपीज हार गया, जो इंडिया में वॉइड माना जाता है लेकिन इलीगल नहीं। उसने डी से लोन लिया सो दैट वो अपना बैटिंग डेब्ट चुका सके। अब क्या डी का लोन वैलिड होगा? यस, बिकॉज बैटिंग अग्रीमेंट वॉइड है बट इलीगल नहीं है। सो अगर मेन अग्रीमेंट वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है तो कोलेटरल अग्रीमेंट वैलिड रहेगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, द फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वैलिड तो होता है, मीन्स उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट,
लेकिन कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। मीन्स कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या टेक्निकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे स्टैम्प ड्यूटी नॉट पेड। सपोज ए एंड बी के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन उस पर रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी, तो अग्रीमेंट वैलिड तो है, पर जब तक स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे होगी कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं करेगी। नाउ अनदर कंडीशन इज अग्रीमेंट नॉट रजिस्टर्ड। कुछ अग्रीमेंट्स लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना जरूरी होता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर ए एंड बी ने प्रॉपर्टी सेल का अग्रीमेंट किया लेकिन उसे रजिस्टर नहीं कराया तो ये अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। Then another is not putting the agreement in writing when law requires it. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को राइटिंग में होना जरूरी होता है, जैसे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अगर ए एंड बी ने सिर्फ वर्बली आर्बिट्रेशन डिसाइड किया तो ये अग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल होगा, बिकॉज लॉ कहता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए एंड बी अग्री करते हैं वर्बली टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। मीन्स किसी थर्ड पार्टी को बीच में डाल के वो अपने डिस्प्यूट को सेटल करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन लॉ कहता है आर्बिट्रेशन के लिए अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अगर उन्होंने ओरल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाया तो वो अनएनफोर्सेबल है। ओके, कोर्ट कहेगी ये अग्रीमेंट वैलिड हो सकता है, बट जब तक आप इसे रिटन में नहीं लाते मैं कुछ नहीं कर सकती। नाउ द क्वेश्चन इज, तो क्या अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कभी एनफोर्सेबल बन सकता है? आंसर इज यस। अगर आप टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बन जाता है। जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, एनफोर्सेबल हो गया। अग्रीमेंट रजिस्टर कर लिया, एनफोर्सेबल हो गया। राइटिंग में ले आए, एनफोर्सेबल हो गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम लीगल रिक्वायरमेंट्स की होती है, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक अग्रीमेंट तभी वैलिड बनता है जब उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन टोटल वी हैव 10 एलिमेंट्स। तो चलिए इन एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। इनमें से बेसिकली हमने काफी एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं, तो लेट्स स्टडी देम इन डिटेल। फर्स्ट इज प्रॉपर ऑफर एंड इट्स प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ये सबसे पहला एंड बेसिक स्टेप है। वी नो दैट कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट से बनता है, लेकिन अग्रीमेंट शुरू कहाँ से होता है? अग्रीमेंट तभी शुरू होता है जब एक पर्सन प्रॉपर ऑफर करता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को प्रॉपर एक्सेप्टेंस देता है। सो नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर ऑफर? एक ऑफर तभी प्रॉपर होता है जब उसमें क्लैरिटी होती है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा मैं अपनी कार 3 लाख रुपीज में तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। ए ने बी को एक क्लियर प्रपोजल दिया कार सेल करने का, तो ये तो हुआ एक प्रॉपर ऑफर। लेकिन अगर ए कहे कि मैं शायद अपनी कार सेल कर दूं इफ आई गेट अ गुड प्राइस, तो ये वैलिड ऑफर नहीं है, बिकॉज ये वेग ऑफर है, अनक्लियर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑफर इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मीन्स दूसरी पार्टी को ऑफर पता होना चाहिए। अगर ए ने ऑफर बी को दिया ही नहीं या बी को उसके बारे में पता ही नहीं था तो बी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को लेटर लिख के एक ऑफर दिया, लेकिन लेटर बी तक पहुंचा ही नहीं और बी बिना पढ़े ही बोलता है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। अब जब ऑफर दिया गया तो उसका एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मीन्स जो टर्म्स ऑफर में दिए गए हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है मैं तुम्हें अपनी कार 3 लाख रुपीज में सेल कर दूंगा। बी कहता है ठीक है, लेकिन मैं 2,50,000 रुपीज दूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। तो जब तक भी ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मीन्स अगर ऑफर में लिखा है कि ईमेल से एक्सेप्टेंस देना है तो लेटर भेजना वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो प्लीज मुझे ईमेल भेजना, और बी ने व्हाट्सएप मैसेज में लिख दिया एक्सेप्टेड, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, बिकॉज मैनर स्पेसिफाइड था।
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों की कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर तक नहीं पहुंचती, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने लेटर भेजा ऑफर के लिए, बी ने भी लेटर भेज दिया एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन लेटर पोस्ट में खो गया, तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मीन्स कि दोनों पार्टीज का ये सीरियस इंटेंशन होना चाहिए कि उनका अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग हो। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है या उसको ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सके, ये इंटेंशन होना जरूरी है। तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का इंटेंशन होना मस्ट है। बिना इसके सिर्फ एक फ्रेंडली प्रॉमिस या कैजुअल बात को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि डोमेस्टिक एंड सोशल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। मान लो हम किसी को लंच पर इनवाइट करते हैं और वो पर्सन हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नो, ये सिर्फ एक सोशल अग्रीमेंट है जिसमें जनरली लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं होता। एक फेमस केस है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। तो स्टोरी कुछ ऐसे है, मिस्टर बेल्फोर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो अपनी वाइफ के साथ इंग्लैंड में रहते थे। फिर उन्हें श्रीलंका जाना पड़ा काम के सिलसिले में। उन्होंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया, मैं एवरी मंथ तुम्हें 30 पाउंड्स भेजूंगा। वाइफ ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका रिलेशनशिप बिगड़ गया और मिस्टर बेल्फोर ने पैसा भेजना बंद कर दिया। तो मिसेस बेल्फोर ने उन पर केस कर दिया। कोर्ट में सू किया कि ये प्रॉमिस लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कोर्ट ने बोला ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स सिर्फ प्रॉमिस करना इनफ नहीं होता अनलेस दोनों पार्टीज ने लीगली बाउंड होने का सोचा हो। अब बात करते हैं बिजनेस अग्रीमेंट्स की। जब दो पार्टीज एक बिजनेस या कमर्शियल डील करती हैं, जैसे कंपनी ने किसी सप्लायर के साथ डील साइन की या किसी फर्म ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया, तो इन केसेस में जनरल रूल ये कहता है कि पार्टीज ने लीगली बाउंड होने का इंटेंशन रखा है। मींस अगर किसी पार्टी ने टर्म्स फॉलो नहीं किए तो दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है एंड अग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकती है। ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस वर्ल्ड में लोग सिर्फ बातें नहीं, सीरियस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब होता है कोर्ट ऑलरेडी मान के चलता है जब तक उसका अपोजिट प्रूव ना हो। तो बिजनेस अग्रीमेंट्स में प्रिजम्पशन होता है कि पार्टीज ने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन रखा है और इस वजह से वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में वैलिड होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बिजनेस अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल हो। अगर अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हो कि दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग, तो कोर्ट उस प्रिजम्पशन को हटा देता है। एक फेमस केस से समझते हैं, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स। इस केस में दोनों पार्टीज ने एक कमर्शियल अग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन उस अग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज था जिसमें लिखा था दिस अग्रीमेंट इज नॉट एंटर्ड इनटू एज अ फॉर्मल और लीगल अग्रीमेंट एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल ज्यूरिसडिक्शन। मींस दोनों पार्टीज ने क्लियरली लिख दिया था कि उनका इंटेंशन लीगली बाइंड होने का नहीं है। एज अ रिजल्ट कोर्ट ने बोला ठीक है, अगर आपने खुद लिख दिया है कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हम इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। तो इस केस से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ आता है, इवन इन बिजनेस अग्रीमेंट्स इफ इंटेंशन इज क्लियरली एब्सेंट द अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि इंटेंशन था या नहीं, वो देखता है अग्रीमेंट के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, क्या कोई क्लॉज है जो लीगल बाइंडिंग इंटेंशन को एक्सक्लूड करता है, या सर्कमस्टेंसेस क्या थे जब अग्रीमेंट बनाया गया। तो इंटेंशन जज करने के लिए लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सिचुएशन दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ वही अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल होने के इंटेंशन के साथ बनाए जाते हैं वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। कोर्ट्स प्रिज्यूम दैट सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में जनरली लीगल इंटेंशन नहीं होती, लेकिन बिजनेस या कमर्शियल अग्रीमेंट्स में यूजुअली प्रिज्यूम किया जाता है कि पार्टीज ने लीगली बाउंड होने का सोचा है अनलेस प्रूवन अदरवाइज।
नाउ द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज फ्री कंसेंट। ये एलिमेंट हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उनका कंसेंट देना जरूरी होता है। कंसेंट का मीनिंग होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीन्स अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब कंसेंट होना तो जरूरी है, लेकिन वो कंसेंट फ्री भी होना चाहिए। सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि कंसेंट को फ्री तभी माना जाता है जब कंसेंट बिना किसी थ्रेट, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड ना हो। अगर कंसेंट किसी भी तरीके से अफेक्ट होता है, चाहे फोर्स से हो, फ्रॉड से हो या गलत इंफॉर्मेशन से, तो कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल बन जाता है या बिल्कुल ही वॉइड हो जाता है। नाउ द फोर्थ एलिमेंट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल एबिलिटी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनाना एक लीगल एक्ट है, तो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 क्लियरली बताता है कि कौन कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसमें बेसिकली 3 कंडीशंस हैं। पहला ये कि पर्सन मेजर होना चाहिए, मीन्स 18 ईयर्स एंड अबव, साउंड माइंड में होना चाहिए एंड लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है पार्टी शुड बी अ मेजर, मीन्स उसकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां माइनर के बिहाफ पर पेरेंट्स या गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, बट वो एक अलग टॉपिक है। सेकेंड पॉइंट इज पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड मीन्स वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, उसका क्या इफेक्ट होगा ये जान सकता है एंड लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पर्सन मेंटली इल है, ल्यूनेटिक है या टेम्परेरी इंटॉक्सिकेशन में है, जैसे ड्रंक है या अनकॉन्शियस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उस टाइम वो एक प्रॉपर्टी अग्रीमेंट साइन करता है तो वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो मेंटल इलनेस के बीच में कभी ल्यूसिड इंटरवल में हो, मीन्स जब उसका माइंड प्रॉपरली काम कर रहा है, तब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसे वैलिड माना जा सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज पार्टी लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लॉ के अंडर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालिफाइड होते हैं, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन्स, जिन्हें कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि उनके पास डेब्ट चुकाने के लिए पैसा नहीं है, या फिर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, कुछ टाइम के लिए उनका राइट सस्पेंड हो सकता है। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिन पर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स बैन होते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंकरप्ट पर्सन किसी से लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज वो लीगली डिसक्वालिफाइड है। नाउ द फिफ्थ वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 50 रुपीज में बुक सेल की। यहाँ ए का कंसिडरेशन है 50 रुपीज एंड बी का है बुक। तो कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। लॉ के अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। फर्स्ट इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। ये तब होता है जब एक पार्टी कोई काम करती है एज पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। एग्जाम्पल के लिए, ए अग्री करता है कि वो बी का गार्डन क्लीन करेगा एंड रिटर्न में बी उसे 500 रुपीज देगा। इसमें क्लीनिंग द गार्डन इज द एक्ट एंड 500 रुपीज इज द रिटर्न। देन द सेकंड इज फॉरबियरेंस, मीन्स नॉट टू डू समथिंग। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कभी कभी कंसिडरेशन ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना करें जो आप लीगली कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है बी से कि वो उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करेगा और बी इन रिटर्न ए को 5000 रुपीज पे करेगा। यहाँ पर ए का कंसिडरेशन है नॉट फाइलिंग द केस, दैट इज फॉरबियरेंस, राइट? नाउ द थर्ड इज प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन फ्यूचर। इसमें पार्टी सिर्फ अभी काम नहीं करती, वो बस एक प्रॉमिस करती है फ्यूचर में कुछ करने या ना करने का। फॉर एग्जाम्पल, ए promises to deliver 10 chairs next week, B promises to pay 5000 rupees in return. दोनों तरफ से प्रॉमिस दिया गया है और ये भी वैलिड कंसिडरेशन है। अब सिर्फ कंसिडरेशन होना काफी नहीं है, वो लॉफुल भी होना चाहिए। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा अगर वो इलीगल काम से रिलेटेड हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, फ्रॉड, चीटिंग या इमोरल एक्टिविटी के लिए दिया गया हो।
एग्जाम्पल के लिए A hires B to do smuggling and promises 10,000 rupees as payment. यहाँ 10,000 rupees is not a lawful consideration because the work is illegal, so the contract is void. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन हो सकता है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। पास्ट मीन्स ऑलरेडी दिया जा चुका हो, प्रेजेंट मीन्स सेम टाइम पर दिया जा रहा हो, फ्यूचर मीन्स प्रॉमिस टू गिव समथिंग इन द फ्यूचर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। A saves B's life in an accident and B later promises to pay 10,000 rupees to A. इवन तो काम पहले हो चुका था, पास्ट कंसिडरेशन है और इंडिया में ये वैलिड माना जाता है। नाउ एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। A sells his mobile to B and B immediately pays 5,000 rupees. तो दोनों तरफ से कंसिडरेशन इमीडिएटली हुआ, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। नाउ एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन। A agrees to deliver a bike next week and B agrees to pay 70,000 rupees next month. ये फ्यूचर प्रॉमिस है लेकिन वैलिड कंसिडरेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, मीन्स उसकी कुछ लीगल वैल्यू होनी चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी या बस नाम का कंसिडरेशन वर्क नहीं करता। वो चीज जो लॉ की नजर में वैल्यू रखती है वही रियल कंसिडरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, A promises to give B ₹0 in exchange for a house. यहाँ कंसिडरेशन तो है ही नहीं, अग्रीमेंट इनवैलिड है। और ये जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन इक्वल होना चाहिए। लॉ कहता है कि कंसिडरेशन इक्वल या फेयर होना जरूरी नहीं है। बिना फेयर वैल्यू के भी अग्रीमेंट वैलिड हो सकता है, प्रोवाइडेड द कंसेंट इज फ्री। फॉर एग्जाम्पल, A sells his car worth 2 lakh rupees to B for 50,000 rupees. लोग शायद सोचे कि ए को नुकसान हुआ, लेकिन अगर ए की कंसेंट फ्री थी, बिना प्रेशर, फ्रॉड या इन्फ्लुएंस के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लॉ ये नहीं देखता कि डील फेयर थी या नहीं, सिर्फ ये देखता है कि कंसिडरेशन था या नहीं। एंड ऑल्सो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो पूरा अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या अनलॉफुल कंसिडरेशंस होते हैं। फर्स्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मीन्स जो काम करना लॉ के अगेंस्ट है उसका कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। देन फ्रॉडुलेंट, अगर किसी ने धोखा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो भी कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। नाउ द थर्ड इज कॉजेज इंजरी और हार्म, अगर कंसिडरेशन किसी पर्सन, प्रॉपर्टी या सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है देन इट्स अनलॉफुल। देन इमोरल, कुछ कंसिडरेशन सोसाइटी के एथिक्स के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि A agrees to pay B 50,000 rupees for living in a live-in relationship in return for certain services. So depending on the context and court's view, ये immoral माना जा सकता है, so contract invalid हो सकता है। Then the next one is against public policy, means ऐसे agreement जो public interest के against होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिस्टम को हार्म करना या इलीगल मैरिजेस, या फॉर एग्जांपल ए ब्राइब्स अ पब्लिक ऑफिसर फॉर अ लाइसेंस, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। नाउ वी कम टू आवर सिक्स्थ एसेंशियल एलिमेंट विच इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस ऑफ द अग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मेन रीजन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, मीन्स इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपना हाउस रेंट पर दिया टू ओपन गैम्बलिंग डेन। अब ये काम इलीगल है, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हुआ, सो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। तो रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब कंसिडरेशन भी लॉफुल हो एंड ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो। Now the seventh essential element is agreement not expressly declared void. एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब वो लॉ के रूल्स के अगेंस्ट ना हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस 24 to 30 कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स के बारे में बताते हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड होते हैं, मींस जिनको लॉ ने पहले से ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। इसमें इंक्लूडेड है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26। कोई भी अग्रीमेंट जो किसी पर्सन को शादी करने से रोकता है वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू पे 10,000 रुपीज टू बी इफ बी नेवर मैरिज, ये अग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज ये मैरिज को रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स।
कोई अग्रीमेंट जो कहता है कि आप कभी कोर्ट नहीं जाओगे अपने राइट्स के लिए, इनवैलिड होता है। देन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कोई अग्रीमेंट जो किसी को अपना काम या बिजनेस करने से रोकता है वो भी वॉइड होता है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। वेगर मीन्स बैटिंग। अगर दो लोग किसी अनसर्टेन इवेंट पर पैसा लगाते हैं लाइक क्रिकेट मैच का रिजल्ट, तो वो अग्रीमेंट वॉइड होता है। एग्जाम्पल, ए एंड बी bet 1000 rupees on who will win IPL final. This is a wagering agreement and it's not enforceable in court. तो अगर कोई अग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड कैटेगरीज में आता है तो चाहे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन सब हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नाउ द एथ असेंशियल एलिमेंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग जो कवर्ड है सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप एक अग्रीमेंट बनाते हो तो उसमें लिखी गई टर्म्स बिल्कुल क्लियर एंड डेफिनेट होनी चाहिए। मीन्स अग्रीमेंट में ऐसा कुछ ना लिखा हो जो समझने में कंफ्यूजिंग हो या जिसका मतलब अनक्लियर हो। सेक्शन 29 क्लियरली कहता है agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. For example, A B को 100 tons of oil सेल करने के लिए अग्री करता है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कौन सा ऑयल, मस्टर्ड, कोकोनट, पाम ऑयल और समथिंग एल्स। तो ऐसे केस में ये अग्रीमेंट अनसर्टेन है और इसीलिए वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन से हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑयल था, तो फिर अग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी दोनों रेगुलरली मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करते हैं। अगर वो बोलते हैं 100 टन ऑयल, तो नेचुरली ये माना जाएगा कि मस्टर्ड ऑयल ही है। तो इस केस में अग्रीमेंट सर्टेन है और वैलिड भी है। सो आपके अग्रीमेंट के सभी टर्म्स क्लियर, डेफिनेट एंड अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ना कि कंफ्यूजिंग या वेग। अगर टर्म्स क्लियर नहीं है तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा। एंड द नाइन्थ एसेंशियल एलिमेंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में। अगर आप एक अग्रीमेंट बनाते हो जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो फिजिकली हो या लीगली, तो ऐसा अग्रीमेंट इनवैलिड होता है, मींस वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। थिंक अबाउट इट, हम अग्रीमेंट इसलिए बनाते हैं सो दैट उसे परफॉर्म किया जा सके, पर अगर उसका परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ए बोलता है कि वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है, सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर ए प्रॉमिस करता है कि वो मून से गोल्ड लेकर आएगा, तो ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा, राइट? सेक्शन 56 कहता है एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। मीन्स अगर अग्रीमेंट बनाते वक्त ही एक्ट इम्पॉसिबल था तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यहाँ हम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स अग्रीमेंट बनाते वक्त ही इम्पॉसिबल था। कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो वो अलग टॉपिक है, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल प्रोमिसेस मीन्स वॉइड अग्रीमेंट। नाउ वी कम टू आवर लास्ट एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। जनरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल हों या रिटन दोनों वैलिड होते हैं, एज लॉन्ग एज बाकी के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हों। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में लॉ कहता है कि रिटन में कॉन्ट्रैक्ट होना कंपल्सरी है, और सिर्फ रिटन नहीं, कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी भी रिक्वायर्ड है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट, बहुत पुराना डेप्ट है उसका, वो प्रॉमिस करता है वो पे कर देगा, तो ये प्रॉमिस वैलिड तभी होगा जब वो रिटन फॉर्म में हो। अगर ओरल में है तो वो नहीं चलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए अपना घर बी को सेल करता है, मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल। इस केस में अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अगर ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती तो इवन इफ बाकी सब कुछ परफेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा इन कोर्ट। सोच के देखो, अगर कोई आपसे वर्बली बोले कि मैं तुम्हें अपना फ्लैट सेल कर रहा हूँ 10 लाख रुपीज में और कोई रिटर्न प्रूफ है ही नहीं, तो कल को डिस्प्यूट हो गया तो आप कोर्ट में क्या दिखाओगे? इसलिए लीगल फॉर्मेलिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो अग्रीमेंट्स को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके साथ ही हमारी ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है। And guys, last but not the least, if you really like my content, you find it knowledgeable, then subscribe to my channel and share it with your friends and other students as well. And don't forget to click on bell icon so that you will not miss out on any notifications. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।